ये कोई ऐसा कोई किरदार भी होगा जो बीच बिचाव करवाए, आग थोड़ी ठंडी करे, कोई कंसेंसस डेवलप करे, कुछ इस तरह के किरदार भी एक्टिव होंगे, काम कर रहे होंगे? कोई आपको फुटप्रिंट्स मिले इस तरह के सहरा में? बिल्कुल ऐसे किरदार काम कर रहे हैं। कहां तक पहुंचा? ऐसे किरदार काम आग कर रहे ठंडी होते करने हैं। में क्या कर रहे हैं? किरदारों का जो सबसे पहला असूल होता है, देखिए ना, ऐसे किरदार तो हमेशा काम कर रहे होते हैं और अभी भी काम कर रहे हैं। लेकिन मैंने आपको जो बताई बात कि ऐसे किरदारों का जो असूल नंबर 1 होता है वो सीक्रेसी होता है। तो इस वक्त एक अटैम्प्ट ज़रूर की गई है और वो अटैम्प्ट कामयाब किसी हद तक हुई भी है कि ये जो डाइवर्ट हो जाए, ये सिचुएशन तो डिफ्यूज़ हो जाए, वो काफ़ी हद तक हुई भी है। लेकिन फिर एक नई सिचुएशन भी डेवलप हो गई है, तो लेट अस सी क्या होता है। नहीं, ये बात थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे? अगर उन्हीं हदूद में रह के जिस हदूद में आप कर रहे हैं तो ज़रा आसानी रह जाएगी। मुझे भी समझ नहीं आई, आपके देखने वाले, आपके प्रस्तार जितने भी दुनिया में हैं उनको भी समझ नहीं आई। नहीं, मैं ये चाहता हूँ कि आपका प्रोग्राम चलता रहे, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस बात को इतना बेहतरी समझे। एजाज सईद साहब, ये कोई हार जीत का मामला भी होता है? और अगर होता है तो फिर इसमें हार जीत का तनासुब कैसे निकाला जाएगा, कैसे मेजर किया जाएगा कि ये हार है, ये जीत है? और ये फिर इस पे प्लीज आप गाइड कर दें। बहुत शुक्रिया फ़हद। मेरे ख्याल में इमरान भाई जो बात कह रहे हैं वो इतनी गलत नहीं कर रहे, लेकिन मुझे हार जीत की समझ में नहीं आती, फ्रैंकली स्पीकिंग। आपको याद हो कि रेजिस्टेंस की थी अदलिया ने, इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने 9 मार्च 2007 को पूरी एक तहरीक चली और पूरी जब तहरीक चली तो बाद में पता चला कि वो जो तहरीक चली थी उसके पीछे भी शायद किसी का इशारा था। और मुशर्रफ साहब को आपको पता, मुशर्रफ साहब उस वक्त सदर भी थे, तो बाद में पता चला कि जलनकियानी साहब जो है वो तहरीक चलाने वालों के साथ थे। तो मुझे तो जीतने हारने का पता नहीं है, मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि देखिए नज़र कुछ आता है, होता कुछ है। हम जिसको जीत समझ रहे होते हैं, पता लगता है बाद में कि वो तो किसी और का ही खेल। एजाज भाई, तो पाकिस्तान की सियासत जितनी सादा है उतनी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड भी है। इफ्तिखार चौधरी साहब ने रिजाइन करने से इनकार क्यों किया था? रिजाइन नहीं किया था। देखिए क्या करें, इफ्तिखार चौधरी साहब ने रिजाइन ना करने से इनकार क्यों किया था? देखिए, इफ्तिखार चौधरी साहब ने जो इनिशियल रिज़ाइन करने से इनकार किया था, वो उनके पास पहले से इस बात के इशारे और एविडेंस मौजूद थी कि उनके ख़िलाफ़ कुछ हो रहा है। ये उनका अपना फ़ैसला था। लेकिन बाद में जब लोग उनके साथ खड़े हो गए और सियासी जमातें उनके साथ खड़ी हो गई, तो इसी भीड़ में जिसमें मीडिया भी खड़ा था, सियासी जमातें भी खड़ी थी, सिविल सोसाइटी भी खड़ी थी, तो कुछ और लोग भी सादा कपड़ों में आके खड़े हो गए थे अंदर। तो फिर बाद में उन्होंने हाईजैक कर लिया सारे मामले को। नहीं, आप बेसिकली कह रहे हैं कि जो सुरखेल थे इस सारी तहरीक के, वो कोई और इशारों पे चल रहे थे बेसिकली, और ये सादा आज़ादी की तहरीक नहीं थी उस वक्त बेसिकली। तो आप ये कह रहे हैं? जी बिल्कुल, जो इब्तिदा जो हुई थी इसकी, वो नेचुरल हुई थी, वो फितरी अंदाज में हुई थी। इफ्तिखार चौधरी साहब ने वाकई सीरियसली रिज़ाइन करने से इनकार किया था, कंटेस्ट किया था। लेकिन बाद में जब जूं तहरीक बनी तो तहरीक एक मौके के ऊपर आके तहरीक के पीछे जो है लोग कुछ और आ गए थे। और फिर इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने ख़ुद जब तहरीक अपने अरूज के ऊपर थी तो वो खुफिया तौर पर मुज़ाकरात कर रहे थे जनरल मुशर्रफ साहब के नुमाइंदों से, और वो जनरल मुशर्रफ साहब को यकीन दिला रहे थे कि मैं उनके लिए, आपके साथ काम करने को तैयार हूँ। तो आपको पता है कि फिर बाद में क्या हुआ, ये पूरी एक तारीख। नहीं, आपने जनरल कियानी साहब से रब्ता भी मेरा ख्याल किया था, किताब में आपने इसका हवाला भी दिया हुआ है। जी, मुख्तसर सी ये बात है। तो बात यह है कि उस वक्त तो ये बात बाद में क्लियर हो गई थी कि जो उस वक्त जो खुफिया एजेंसी थी हमारी ISI, उन्होंने इन रोड्स पैदा कर लिए थे लॉयर्स के साथ, और ख़ुद इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के साथ बराह रास्त राब्ते थे उनके नुमाइंदों के, और वो उसी तरीके से चीज़ें आगे बढ़ा रहे थे। एजाज सईद साहब, मुझे ये बताइए कि इमरान खान साहब को आप जेल से बाहर आता कब देख रहे हैं? आपका क्या इस पे ख्याल है, या वो अभी 2025 तक अंदर ही है, मार्च 2025 तक, या कोई चेंज आएगा इस मामले में? देखिए, ये जो तनाज़ा पैदा हुआ है
अभी इस्टेब्लिशमेंट का और जुडिशरी का उस तनाज़े की दो पहलू हैं बड़े। एक पहलू ये है कि जो जजेस हैं वो कंप्लेंट कर रहे हैं कि वहाँ उनके कामों में मुदाखलत हो रही है, और आपको पता है 6 जजेस ने ख़त लिखा है। जो दूसरा ये जजेस की तरफ से एक शिकायत है, और इस शिकायत की कुछ टेंजिबल चीज़ें हम भी देखते हैं वो मौजूद हैं। और दूसरा इस्टेब्लिशमेंट की एक शिकायत है, वो इस्टेब्लिशमेंट कह रही है कि जो जुडिशरी है वो इमरान खान को और पीटीआई को वो रिलीफ दे रही है, जबकि इस्टेब्लिशमेंट ये कहती है कि देखिए ये तो इन्होंने तो कौमी राइज़ जो हैं वो अफशा किए हैं, या इस्टेब्लिशमेंट की जो इंस्टॉलेशंस हैं, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, उनके ऊपर हमला किया है। तो दूसरी जो कंप्लेंट है वो इस्टेब्लिशमेंट की है, और इस्टेब्लिशमेंट इस कंप्लेंट को बुनियाद बनाकर कुछ शायद इक़दामात कर रही है, जिसको जो अदलिया है वो कहती है कि हमारे काम में मुदाखलत हो। तो ये जो वजह तनाज़ा है, वो वजह तनाज़ा में इमरान खान लाए करते हैं। तो लग क्या रहा है, यानी कि देखिए कि साइफ़र केस जो बना उसमें वो बरी हो गए। मुतअद्दिद केसेस यहाँ पर बने हुए हैं जिनके ऊपर इमरान खान साहब नामजद हैं। 2 दर्जन से ज़ायद FIRs हैं। साइफर आपके नज़दीक सिर्फ इस्लामाबाद में मौजूद है। आपके नज़दीक साइफर केस जो था वो कितना वो मोहलक था, कितना संजीदा केस था? आपने जो कवर किया और उसके बाद अब तो खैर फैसला आ गया, लेकिन आपके नज़दीक वो कितना जानलेवा साबित हो सकता था? फहद भाई, बात यह है कि पाकिस्तान में जो चीज़ें हैं उनको उनके मेरिट पर नहीं देखा जाता, उनको सियासी मौक़ों पर इस्तेमाल किया जाता है जी। ऐसा नहीं है कि चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती, ऐसा नहीं है कि चीज़ें एग्जिस्ट कर रही होती हैं, लेकिन जो केसेस बनाए जाते हैं वो भी सियासी गुस्से में बनाए जाते हैं, और केसेस जब फारग किए जाते हैं तो वो भी एक सियासी मसलहत के बाद फारग होते हैं। नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ आपने केसेस बना दिए तो वो भी आपने एक सियासी मकासद के लिए बनाए, जब मसलहत हो गई तो वही केसेस एक दिन में आपने फारग कर दिए। तो यहाँ तो कोई कानून का और इंसाफ का बोलबाला तो आप नहीं कर रहे, ना इस्टेब्लिशमेंट कर रही है, और हमारी जो अदलिया है वो हैंड इन ग्लव रही है इस्टेब्लिशमेंट की, अनफॉर्चुनेटली। ठीक है, तो आप अगर ये कहें कि जिन्होंने केस बनाया था वो पूरी नेक नीति से बनाया था और उसे मंतकी इंजाम तक पहुँचाना चाहते थे नवाज शरीफ साहब के चक्कर में भी, तो वो तो ऐसा नहीं है, वो तो एक पॉलिटिकल गैमिक था, सज़ा दिलवानी थी, और इधर भी लड़ाई हो चुकी थी। और ये नहीं था कि उधर जो केस के इंग्रेडिएंट्स मौजूद नहीं थे, उधर भी मौजूद थे, इधर भी मौजूद है। तो एट दी एंड तो सारे मामला पॉलिटिकल हो जाते हैं। लेकिन एक इसमें बात और है, वो ये है कि क्या इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे यूसुफ रज़ा गिलानी हो, कोई भी हो, उनको 4 बंदे बैठकर घर भेज सकते हैं? ये फैसला किसने किया था? ये हमारी अदलिया ने किया था। नवाज शरीफ साहब को जब 99 में बरतरफ किया गया था एक फौजी कू के ज़रिए, तो उसकी भी रेटिफिकेशन किसने की थी? हमारी जुडिशरी ने की थी। ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट थी, फौज थी, उस वक्त खुफिया इदारे थे, अभी भी ये सारे लोग मौजूद हैं, लेकिन अगर नव दिखाने हैं या अगर आपने असूल के मुताबिक बात करनी है तो वो तो उस वक्त करते हैं आप जब सबसे मुश्किल हो बात करना। सच बोलना तो उस वक्त ज़्यादा ज़रूरी होता है जब सच बोलना मुश्किल हो। तो अनफॉर्चुनेटली इसमें मीडिया भी उतना ही जिम्मेदार है जितने बाकी लोग हैं, हम सारे इसमें जिम्मेदार हैं। मैंने कहा इब्तदाइया है, शायद आहिस्ता आहिस्ता वो कोई गवर्नमेंट का रेट होने नजर आया, या कुछ इतनी खामोशी गवर्नमेंट की तरफ से, आप ये इसकी क्या वजह लगती है? या कोई वेट एंड सी, जैसे खान साहब फरमा रहे हैं कि वेट एंड सी का एक है फैक्टर बीच में? देखिए फाद भाई, बात यह है कि इस वक्त बहुत सारे लोग ये कहते हैं ना कि हाइब्रिड सिस्टम था इमरान खान साहब के दौर में। वो गलत नहीं कहते थे। वो जो सिस्टम था ना हाइब्रिड के, आपके पास एक प्राइम मिनिस्टर है, आपके पास एक पार्लियामेंट है, आपके पास एग्जेक्टिव के इदारे हैं, लेकिन एक्चुअली गवर्नमेंट कोई और कर रहा है, फैसले कोई और कर रहा है। इस वक्त एग्जैक्टली वैसी सूरत हाल है कि हमारे पास एक प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, हमारे यहाँ एक नाम लेने को एक पार्लियामेंट भी मौजूद है, बाकी इदारे भी हैं, लेकिन जो एक्चुअल फ़ैसला साजी है इश्यूज़ के ऊपर वो इन लोगों के हाथ में नहीं है। जो की इश्यूज़ हैं वो कोई और डिसाइड कर रहा है। तो वेट एंड सी तो तब किया जाता है कि जब आपने कोई रोल प्ले करना हो। अनफॉर्चुनेटली आपने तो अपने सारे इख्तियारात जो हैं वो
सरेंडर कर दिए हुए हैं। आपने जो जुडिशरी है वो तो ज़ाहिर एक अपनी रेजिस्टेंस कर रही है या नहीं कर रही है, जो भी अपनी लड़ाई है वो लड़ रही है, लेकिन एग्जेक्टिव जो है, एग्जेक्टिव को थाली में रख के आपने एक नोटिफिकेशन के ज़रिए किसी और के हवाले कर दिया। तो मेरे ख्याल में ये तो बातें हैं कि वो वेट एंड सी कर रहे हैं। आई थिंक सो फैसला साजी कहीं और है। ये तो सारी डिफेंड करने वाले हैं, डिफेंडर्स हैं, इनको कहा जाएगा कि इसको डिफेंड करें तो वो उसको डिफेंड करने लग पड़ेंगे, इन्हें कहा जाएगा कि मुखालफत करें तो वो मुखालफत करने लग पड़ेंगे। बिल्कुल सही हो गया। आखिरी बात जो मुझे आपसे जाननी है वो ये है कि तहरीक इंसाफ के लिए कोई नया रगड़ा आ रहा है या हालात नॉर्मल होने जा रहे हैं? ये अभी चूंकि अहमद मीर साहब ने ट्वीट किया है और यही सवाल उन्होंने पब्लिक से पूछा है, तो मैंने कहा मैं आपसे पूछ लूं। देखिए, बात यह है कि जब पहले तो तहरीक इंसाफ एक पंचिंग बैग बनी हुई थी और लड़ाई बराह रास्त उधर हो रही थी, लेकिन मैंने जिस तरह के आपको अर्ज़ किया बतौर तालिब इल्म कि अब वो लड़ाई का समत कोई और हो गई है। तो जब लड़ाई की समत कुछ और हो जाए तो फिर मेरे ख्याल में वो उस तरह का पंचिंग बैग नहीं रहता।